कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट. ओके, माय नेम इज़ दीक्षित कालरा. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826. जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं इंस्टा पर. मेरे रेगुलर क्लासेस जो भी मैं डेली लाइव स्टोरी पे डाल देता हूँ. ठीक है, अगर आपको कभी भी आपको मेरी अगर क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप मेरी इंस्टा की आईडी फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टा आईडी है KALRA कालरा INSTITUTE इंस्टीट्यूट 2016, कालरा इंस्टीट्यूट 2016. अगर आपको फिर भी अगर और कोई डाउट आता है तो आपको मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेम ही है. ओके, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो. मेरा यूट्यूब चैनल है वो दीक्षित कालरा के नेम से, दीक्षित कालरा DIXIT दीक्षित KALRA कालरा. उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो. ओके, टुडे टॉपिक इज प्रोसीजर फॉर असेसमेंट. असेसमेंट का क्या प्रोसीजर क्या है, असेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेसमेंट होता क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसीजर, उसकी असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है. असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट, मान लो आपने असेसमेंट की ईयर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि उसमें लिखा होता है कि हमारी जो इनकम होती है, जो हम फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न कर रहे हैं, वो हमारी फाइनेंशियल ईयर वाली इनकम असेसमेंट ईयर में जाके असेस होती है. असेस का क्या मतलब होता है? असेस का मतलब ये होता है कि जितनी भी इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई, जितनी भी इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई, उसकी जो कंप्यूटेशन है, जो उसकी कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन होता है कैलकुलेशंस करना, मतलब उनकी जो भी कैलकुलेशन है, मतलब टोटल आपने जितनी इनकम कमाई वो आप असेसमेंट ईयर में जाके असेस करोगे, मतलब उसकी कंप्यूटेशन करोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे. आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है कितनी, ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, या उसमें डिडक्शंस माइनस करके आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है. उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट में हमारी टैक्स कैलकुलेशन भी आ जाती है कि हमने जितनी भी इनकम अर्न की एक साल के अंदर, उसके ऊपर हमारा टैक्स कितना लग रहा है, उसकी टोटल कैलकुलेशंस करना है. ये भी सब कुछ हमारा असेसमेंट में ही आ जाता है. अब असेसमेंट में और क्या होता है, एक तो पहले टैक्स सबसे पहले कंप्यूटेशन करना किसकी, इनकम की. हमारी इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है. ठीक है, वो टोटली कैलकुलेट करना, दैट इज असेसिंग ऑफ इनकम एंड असेसिंग ऑफ टैक्स. क्लियर है? इसमें क्या होता है, जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो आपको तभी पता लगेगा कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है और हमारा उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है. उसके अकॉर्डिंग ही आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे. क्लियर है? अगर आपको टैक्स का ही नहीं पता होगा तो आप टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. अब असेसमेंट भी काफ़ी टाइप्स की होती है. असेसमेंट जो होती है, असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट हम सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं और हमारी असेसी भी असेसमेंट करता है. जैसे कि मान लो कि सबसे पहले हमें क्या होता है, हमने इनकम कमाई फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, अब असेसमेंट ईयर आया. असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, उस इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं. इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट. खुद जो इनकम कमाई है उसको कैलकुलेट करना और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके जितना टैक्स बन रहा है चलान के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर देना एंड रिटर्न फाइल कर देना. दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट होता है असेसमेंट बाय AO, असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर कैसे असेसमेंट करता है, उसमें भी काफ़ी टाइप्स की होती है. स्क्रूटनी असेसमेंट, इंक्वायरी असेसमेंट, काफ़ी होती है असेसमेंट. सारी की सारी मैं डिटेल में कराऊंगा इस चैप्टर में. तो उसमें क्या होता है, मान लो कि हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की. ठीक है, ये हमारी ड्यू डेट निकल गई, हमने रिटर्न फाइल नहीं की, तो असेसी क्या करेगा, हमें नोटिस भेजेगा. अगर हमने नोटिस पे भी असेस नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से जैसे उसको सही लगेगा उस हिसाब से वो हमारी असेसमेंट कर देगा, मतलब हमारी इनकम को कैलकुलेट कर देगा और हमारे ऊपर टैक्स चार्ज कर देगा और हमारे अगेंस्ट नोटिस ऑफ डिमांड निकाल देगा 156 के अंडर कि आपका इतना टैक्स और इतनी पेनल्टी वटएवर या इंटरेस्ट सब कुछ इंक्लूड करके आपका इतना है. 156 में आपको नोटिस ऑफ डिमांड आ जाएगा. उसके अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट हो जाएगी. एक होगी सेल्फ असेसमेंट, एक होगी असेसमेंट बाय दी असेसिंग ऑफिसर. जो असेसमेंट बाय दी असेसिंग ऑफिसर है उसमें काफ़ी असेसमेंट आती है, मतलब काफ़ी सेक्शंस में असेसमेंट होती है. जो हम खुद सेल्फ असेसमेंट करते हैं वो मेनली होती है 139 में. 139 में ही हमारी रिटर्न फाइल होगी. 139 सबसेक्शन 1 में हम अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं. ठीक है, जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो होती है 139 सबसेक्शन 1 में. क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा मैं पढ़वा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा बता दूँगा. ठीक है, क्या है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट इंक्लूडिंग ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ये जो ई फाइलिंग वाला है ये
जो टॉपिक है ये मेनली ऑनर्स वालों को है, ये जनरल वालों को नहीं है टॉपिक, लेकिन आपको सभी को पता होना चाहिए ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग असेसमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द इनकम, मतलब असेसिंग द इनकम का मतलब है कि इनकम को कैलकुलेट करना। रिटर्न, इनकम रिटर्न, हमने इनकम के जो रिटर्न करनी है, रिटर्न मतलब इन द सेंस इनकम रिटर्न फाइल करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इनकम की कैलकुलेशंस करते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, और टैक्स कैलकुलेट करना। पेबल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज असेसमेंट, हमने इनकम को कैलकुलेट किया और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, इसी को ही हम असेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ द होल प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग लाइबिलिटी अपॉन द टैक्स पेयर, ये सारा का प्रोसीजर क्या होता है? टैक्स पे जितनी लाइबिलिटी इम्पोज करना, लाइबिलिटी चार्ज करने को ही असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि हमें पता लग जाए कि टैक्स पेयर को कितनी लाइबिलिटी पे करनी है, कितना टैक्स पे करना है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेप्स, जो असेसमेंट है उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना, उसमें डिडक्शन वगैरह माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, जो हमने टैक्सेबल इनकम निकाली उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना। नेक्स्ट होता है सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, ये नोटिस ऑफ डिमांड कब आता है? जब असेसमेंट बाय दी असेसिंग ऑफिसर होती है, हम सेल्फ असेसमेंट ना करके, या हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं होती, हम प्रॉपर तरीके से टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, तो उस केस में हमें नोटिस ऑफ डिमांड आ जाता है। किसमें? 156 सेक्शन में, 156 सेक्शन में। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन असेसी कैन बी डन व्हेन ही हैज फाइल्ड हिज रिटर्न, जो उसकी रिटर्न जो कंप्यूटेशन होती है टोटल तब होती है जब उसकी रिटर्न वगैरह फाइल हो रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कंप्यूटेशन बनाते हैं। द फाइलिंग रिटर्न इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट, रिटर्न जो हम फाइल करते हैं वो असेसमेंट प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद नोटिस आना, डिमांड निकलना, ये वो सब कुछ असेसमेंट में ही, असेसमेंट प्रोसीजर में ही कवर हो जाता है। आपको मैंने पहले बताया असेसमेंट होती क्या है? कंप्यूटेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करना और टैक्स पे करना इज असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हो पहला प्रोसेस है, मतलब उसका पहला स्टेप है। उसके बाद नोटिस आ रहा है, क्या आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से सारा का सारा हमारा असेसमेंट प्रोसीजर में कवर हो जाता है। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं 139 सबसेक्शन 1 में करते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट की होती है। हु इज़ लायबल फॉर, रिटर्न किस किस के लिए लायबिलिटी होती है, कौन कौन लायबल होता है रिटर्न जिसको फाइल करनी पड़ेगी? एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फर्म वेदर इट हैज़ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी पर्सन जो कंपनी है या फर्म है उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको पिछले साल में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्प्टेड लिमिट, अगर इनकी कंपनी और फर्म के अलावा कोई और पर्सन है जैसे इंडिविजुअल हो एचयूएफ, अगर उसकी एग्जम्प्टेड लिमिट मतलब 2.5 लाख जो एग्जम्प्टेड लिमिट है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उससे ज़्यादा है तो उसके वो लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। इफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U exceeds the exemption limit, then he has required to file the return। अगर कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ या एओपी है, अगर उसकी इनकम डिडक्शन क्लेम करने से पहले 2.5 लाख से या 3 लाख से या 5 लाख जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है द पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर दैन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इफ ही हैज़ एन बेनिफिशियल राइट और बेनिफिशियल ओनर आउटसाइड इंडिया इन एनी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। नेक्स्ट आता है ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, कब तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अगर कंपनी है, हम कॉर्पोरेट असेसी हैं, तो उस केस में हमारी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में कमा रहे हैं उसका नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अदर दैन कंपनी हु आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, जिनकी ऑडिट हो रही है, मतलब 44AB में जो कवर हो रहे हैं लेकिन वो कंपनी नहीं है, 44AB में कवर हो रहे हैं, तो उस केस में उनकी 30 सितंबर ऑफ दी असेसमेंट है, मतलब इन दोनों की डेट सेम है। फॉर ऑल अदर पर्सन जो ऑडिट में कवर नहीं हो रहे, जैसे इंडिविजुअल, एचएफ नॉर्मल हो गए लेकिन ऑडिट में कवर नहीं हो रहे, तो उनके लिए 31 जुलाई ऑफ दी असेसमेंट ईयर।
नेक्स्ट है फॉर कंपनी एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहा है उस केस में 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अब इसमें क्या है, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट में आपने पढ़ा क्या है, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना, और उसके बाद अगर हमारी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से अगर टैक्स नहीं पे किया तो उसके अगेंस्ट हमें एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्विस होता है, मतलब नोटिस ऑफ डिमांड हमें दिया जाता है जिसमें उसकी डिमांड लिखी जाती है कि कितने आपने टैक्स कम पे किया, उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी और आपका इतना टैक्स बन रहा है, आपको ये पे करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट किया हमने फाइलिंग, हु इज लायबल, कौन लायबल है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, हु इज लायबल फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है, 139 सबसेक्शन 1 में होती है, 139 सबसेक्शन 1। कौन लायबल है, हर पर्सन लायबल है अगर वो कंपनी है या फर्म है, अगर वो कंपनी है या फर्म है, उसको पिछले साल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल में उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी, कंपनी के अलावा कोई और पर्सन है, अगर उसकी इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा होती है, एग्जम्प्टेड में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाली जो लिमिट है उससे ज़्यादा होती है, देन ही इज लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट आता है कोई भी इंडिविजुअल है, कोई HUF है, BOI है, अगर उसकी टोटल इनकम डिडक्शंस क्लेम करने से पहले, जो 80C to 80U तक की डिडक्शंस है वो क्लेम करने से पहले 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख से ऊपर इनकम होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इट मीन्स ही इज लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट है द पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट, कोई भी पर्सन जिसका आउटसाइड इंडिया कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी में शेयर है, प्रॉपर्टी में शेयर होना, या कोई भी कंपनी में शेयर, कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, कोई भी आउट ऑफ इंडिया कोई भी उसका बैंक अकाउंट है, तो उस केस में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा आउटसाइड इंडिया, देन ही इज लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट आई ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स क्या है, ड्यू डेट्स क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट हमें पता होनी चाहिए कि इस डेट से पहले हमने रिटर्न फाइल करनी है। अगर उस डेट से पहले हमने रिटर्न फाइल नहीं की तो हमें पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले कंपनी असेसी, अगर कोई कंपनी है तो उस केस में हमारी जो लास्ट डेट है, अगर कंपनी के केस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो उसमें लास्ट डेट होती है 30th सितंबर ऑफ दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की लास्ट जो उसकी जो 30 सितंबर होती है वो लास्ट डेट होती है, उससे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, मतलब टिल 30 सितंबर ऑफ दी असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट है अगर कोई और पर्सन है लेकिन उसकी ऑडिट हो रही है, इट मीन्स ही इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, देन ही इज ऑल्सो लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न टिल 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट आता है अगर आप कंपनी नहीं हो, ना कंपनी हो ना फर्म हो, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP BOI नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपकी जो लास्ट डेट है वो होगी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके। नेक्स्ट है कोई भी कंपनी या नो कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है, कोई भी एसएससी है, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इट मीन्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या वो कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन द सेंस अगर आउटसाइड इंडिया वो सेल परचेज कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट है, उसका किसी बिल्डिंग में शेयर है, किसी कंपनी में शेयर है, कुछ भी है, कोई भी फाइनेंशियल इंटरनेशनल कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस केस में उसकी 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर लास्ट डेट होगी, मतलब ड्यू डेट यही होगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर वो फाइल करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह, फाइन्स वगैरह जो भी चार्ज होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न्स। हम अब रिटर्न्स पे आ रहे हैं कि हम कौन कौन सी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया 139 सब सेक्शन 1 में हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही बताया कि रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो पर्सन लायबल है, कौन पर्सन लायबल है वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू डेट्स बता दी कि उन्होंने इस सेक्शन के अंडर अपनी रिटर्न फाइल करनी है जो सेल्फ असेसमेंट की होती है। ओके।
नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न्स कौन कौन सी होती है। एक तो रिटर्न ऑफ लॉस होती है। रिटर्न ऑफ लॉस क्या होती है, ये भरी जाती है हमारी 139 सबसेक्शन 3। ओके, 139 सबसेक्शन 3 में रिटर्न ऑफ लॉस भरी जाती है। रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी, आपको किसी भी वे में कोई भी लॉस आ गया, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न ऑफ लॉस की इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर हम रिटर्न फाइल ना भी करें तो भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको कौन सा केस है। आपको 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, आपने रिटर्न फाइल ड्यू डेट पे नहीं की, देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लॉसेस। ठीक है, कुछ और भी लॉसेस होते हैं जिनको आप विदाउट फाइलिंग का रिटर्न आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, हम अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो ही उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मैं ये आपको सारा का सारा पढ़वा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले क्या है, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, व्हेन अ पर्सन सफर्स अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर एनी हेड, बिजनेस और प्रोफेशन and or capital gain, then the person can carry forward that loss only if he has filed the return of loss in the prescribed form। अगर उसने return of loss in the prescribed form में उसने रिटर्न फाइल कर रखी है तो the loss which the assessee may be able to carry forward shall be of section 72 subsection 1, 73 subsection 2, 73A, 74 subsection 1, 74 subsection 3. The return of loss must be filed within a due date. In simple words, we can say losses cannot be carried forward unless the return of loss is filed. नोट क्या क्या मतलब इसमें ये तो है कि अगर आप रिटर्न फाइल करोगे लॉस की तो ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस सेक्शन के अंडर ही आप ये वाले लॉस को ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लॉटरी वगैरह ये हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोट, लॉस ऑफ करंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द। अगर करंट ईयर का लॉस है उसकी अगर हमने रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी भरी है तो भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ओनली करंट ईयर। लॉस ऑफ HP कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन द रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है चाहे रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी हो। नेक्स्ट, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये डेप्रिसिएशन को अगर हमने कैरी फॉरवर्ड करना है इसके लिए रिटर्न फाइल की जरूरत नहीं होती। रिटर्न फाइल की हो चाहे ना की हो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस क्या है, अगर रिटर्न ऑफ लॉस आप फाइल करते हो तो ही आप बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन करंट ईयर के लॉस को आप अगर आफ्टर ड्यू डेट भी रिटर्न फाइल करोगे तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पता ही होगा सबको, जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन अगर क्लेम नहीं हो सकी अगले साल लेके आए हैं तो उस साल उसको हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करने की जरूरत नहीं होती, करो चाहे ना करो आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आया तो भी आप बिना रिटर्न फाइल किए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपको मैंने सेक्शंस बता दिए, इस सेक्शन के अंडर ही आप कैरी फॉरवर्ड कर, इस सेक्शन का लॉस होगा इसी को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और कोई और अदर बिजनेस स्पेकुलेशन वगैरह तो उसमें भी कंडीशंस होती है, लेकिन इस सेक्शंस के ही सिर्फ कवर होंगे, लॉटरी वगैरह वाला नहीं होगा कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, रिटर्न तो आपने सुना है कि ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करनी चाहिए, दैट इज द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट आती है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, ये फाइल की जाती है 139 सबसेक्शन 4 में, 139 सबसेक्शन 4 में फाइल की जाती है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, जो कि
ड्यू डेट के बाद, जो ड्यू डेट दे रखी है उसके बाद फाइल की जाए तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बिलेटेड रिटर्न विद इन वन, मैं 2 डेफिनेशंस बताऊंगा, जो मर्जी याद रखना। विद इन वन असेसमेंट ईयर, विद इन वन असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने से 1 साल तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, विद इन 2 असेसमेंट ईयर, विद इन 2 असेसमेंट ईयर द रिटर्न ऑफ बिलेटेड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कैन बी फाइल्ड। मतलब जो 2 इयर्स वाली बोली है वो है फ्रॉम दी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, विद इन 1 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या विद इन 2 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई कुछ डेफिनेशन लिखता है, कोई कुछ डेफिनेशन, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब मान लो कि आपने 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करनी है, उसका असेसमेंट ईयर हुआ 19-20। ठीक है, 19-20, लेकिन जो ये रिटर्न है 19-20 असेसमेंट ईयर हुआ, मैंने बोला 1 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 19-20 खत्म हुआ तो 20 खत्म होने के 1 साल तक, 20-21 तक। दूसरी डेफिनेशन बोली मैंने, विद इन 2 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल 18-19 खत्म हो रहा है, उसके 2 कौन से ईयर्स, एक तो 19-20, दूसरा हुआ 20-21। ठीक है, 31 मार्च 2020। दोनों डेफिनेशन सेम है, जस्ट उनको अलग अलग वे में बताया गया। अलग अलग वे में इन द सेंस, पहले 1 ईयर ले लो चाहे 2 ईयर्स ले लो, दोनों का मतलब सेम है। अगर 1 लोगे तो असेसमेंट ईयर लेना, 2 लोगे तो फाइनेंशियल ईयर लेना। क्लियर है। आपको एक बार बिलेटेड रिटर्न पढ़ा देता हूँ जल्दी से। बिलेटेड रिटर्न 139 सबसेक्शन 4, if the assessee has not furnished a return within the time allowed to him, जितना टाइम है ड्यू डेट में अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की विद इन ड्यू डेट, देन ही मे फर्निश द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब किसी भी असेसमेंट ईयर में फाइल कर सकता है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज लेस, विच एवर इज अर्लियर। अगर उसकी कोई असेसमेंट भी हो रही है, मान लो इसको नोटिस आ गया, तो नोटिस की जो असेसमेंट है, असेसमेंट होने से पहले या असेसमेंट ईयर एंड होने से पहले, जो पहले ख़त्म होगा उस डेट तक उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 असेसमेंट ईयर 19-20, द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और फॉर सैलरीड इंडिविजुअल असेसी 31 जुलाई 2000, ये होगी हमारी ड्यू डेट 31 जुलाई 2019 ऑफ द असेसमेंट ईयर। However, the assessee can file his belated return any time up to 31st March 2020 or before the completion of assessment year, whichever is earlier। ये आपको जस्ट एक ईयर दे रखा है, लेकिन इसको 2 ईयर्स में किया जा सकता है, लेकिन वो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है अगर आपको नोटिस आया हुआ हो तो। लेकिन जो लास्ट डेट होती है हमारी, लास्ट डेट यही ही होती है, मतलब 1 साल के अंदर। जो 2 साल मैंने आपको बताया वो नोटिस के अगेंस्ट की जा सकती है या विद दी बाय पेइंग अ पेनल्टी पे करके की जा सकती है, लेकिन ये जो 1 साल ही माना जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। 2 साल वाली जो मैं किया है वो मैक्सिमम कंडीशन है अगर उसमें नोटिस आता है तो। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग अ बिलेटेड। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैथ है। असेसी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट 1%, आपको 234A में 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ़ द असेसी हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, अगर असेसमेंट ईयर जो आपको मैंने ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बोला इससे बाद में पे करेगा, बाद में फाइल करेगा, तो आपको 5,000 तक की पेनल्टी पड़ सकती है। नेक्स्ट आप बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो, इस बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज भी किया जा सकता है, लेकिन विद इन असेसमेंट ईयर, उससे बाद नहीं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA विल नॉट बी अलाउड। बिलेटेड रिटर्न में ये क्लेम नहीं होगा, ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करोगे तो ही आप इसको क्लेम कर सकते हो एज ए डिडक्शन, इसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80IA टू 80IE। नेक्स्ट है रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न क्या होती है, 139 सबसेक्शन 5 में आते हैं। इफ़ द असेसी हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और 139 सबसेक्शन 4 एंड द डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिटर्न फाइल्ड, देन ही कैन रिवाइज द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें,
इसमें बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। रिटर्न कैन बी रिवाइज एनी नंबर, जितनी बार मर्जी कर लो 31 मार्च तक। इसमें कोई भी परमिशन लेने, नो नीड टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी फॉर रिवाइजिंग। रिवाइज करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो फीस, रिवाइज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। दी ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी सबमिटेड स्टैंड्स कैंसल्ड व्हेन द रिवाइज रिटर्न विल फाइल। जैसे ही हम रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो ओरिजिनल रिटर्न है वो खत्म, मतलब उसको ये कैंसिल माना जाएगा। रिटर्न ऑफ लॉस कैन ऑल्सो, रिटर्न ऑफ लॉस को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न आपको पता लग गया, जो विद इन 1 असेसमेंट और 2 ईयर असेसमेंट किया कहा है मैंने आपको। 2 साल क्यों बोले, वैसे 1 साल जो कंडीशन है विदाउट पेनल्टी होता है। अगर दूसरे साल करोगे तो उस केस में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आपको पॉइंट्स करा दिए, अगर लेट करता है तो 1%, 234A में 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1% पर मंथ और दी पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अगर आप असेसमेंट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर के बाद भरते हो, मतलब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जाके भरते हो तो आपको 5000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो बिलेटेड रिटर्न है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, रिवाइज मतलब उसको दोबारा फाइल भी किया जाता है, कई बार कोई गलती रह जाए तो। नेक्स्ट है कि इसमें 80IA टू 80IA की डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने पढ़ा है रिवाइज रिटर्न 139 सबसेक्शन 5 में। 139 सबसेक्शन 5 में रिवाइज रिटर्न में क्या होता है, अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल करी है 139(1) में मतलब सेल्फ असेसमेंट वाली, या 139(4) में, या 139(3) में, या आपने लॉस की भरी है या आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, रीज़न सुनो। मान लो आपने कोई रिटर्न फाइल की, ठीक है, उसमें आपने फॉर्म गलत भर दिया, ITR 1 भरना था, गलती से 4 भर दिया। ठीक है, आपने इनकम दिखानी थी और आपसे बाय मिस्टेक किसी रीज़न करके आपसे गलत रिटर्न चली गई। ठीक है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई गलती है, तो आप उस गलती को ठीक करने के लिए आप उस रिटर्न को रिवाइज कर दोगे। क्लियर है, तो आप उसको रिवाइज रिटर्न बोलोगे 139 सबसेक्शन 5 में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े क्या पढ़े हैं, बिलेटेड रिटर्न जो 139(4) वाली है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कितनी बार, जितनी बार मर्जी, 100 बार, तो जितनी बार आप चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको अथॉरिटी से कभी भी कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। ठीक है, उसमें क्या है, आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगती। क्लियर। नेक्स्ट है दी ओरिजिनल रिटर्न कैन, अगर आपने रिवाइज रिटर्न कर दी तो उस केस में जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न थी वो आपकी रिटर्न कैंसिल हो जाएगी। जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो आपकी रिटर्न कैंसिल हो जाएगी। आप जो आपने रिवाइज भरी है उसी को ही ओरिजिनल माना जाएगा। नेक्स्ट मैंने पढ़ा दी रिटर्न ऑफ लॉस कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड, जो लॉस वाली रिटर्न है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। क्लियर है, जो लॉस वाली रिटर्न है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। मतलब 139(3) में जो आपने रिटर्न भरी है 139 सबसेक्शन 3 में, उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हम रिटर्न कैसे क्यों फाइल करते हैं, कौन फाइल कर सकता है, किसकी लायबिलिटी होती है, उसकी ड्यू डेट्स क्या थी, रिटर्न ऑफ लॉस क्या होती है, हमने बिलेटेड रिटर्न पढ़ लिया, उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ ली। अच्छा, रिवाइज रिटर्न पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ टॉपिक कवर होता है। जो नेक्स्ट का टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। ओके, थैंक यू।